हे जंकीज, पोको जिसने अपने आप को मार्केट करा था एज अ मिड रेंज या फिर लो एंड जो फोन्स होते हैं उनको किल करने के लिए, बहुत ही सस्ते दाम में बहुत ही बेहतरीन स्पेक्स का फोन, लेकिन अपने X3 Pro के साथ वो लेकर आया स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर। मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँ हाई एंड की तरफ वो चला गया। इवन अगर हम MI की बात करें तो वो जब स्टार्टिंग में आया था तो उसका भी यही प्लान था, मिड रेंज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, सैमसंग वगैरह की मार्केट जो मिड रेंज में थी उनको खत्म करना। उसके बाद धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ और आज जाकर Mi 11 अल्ट्रा का प्राइस आप जानते हो 70, 80, 90 हजार तक के फोन जाते हैं। इवन Redmi जो Mi का ही सब ब्रांड है, जब Mi ऊपर चला गया, हाई एंड में कम्पीट करने लगा तो उसने Redmi बनाया, लेकिन जो K सीरीज के फोन निकाले हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल के हैं, उसे एज अ फ्लैगशिप किलर की तरह डाला जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह Realme भी हर साल एक फ्लैगशिप किलर फोन लेकर आता है जो कि आपको ऑलमोस्ट सारे फ्लैगशिप के फीचर्स देगा, लेकिन एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो ये सारी कंपनीज आखिर ऐसा करती क्यों है? उनकी शुरुआत कहीं और से होती है, एंड कहीं और। तो इनके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? आज मैं और आप मिलकर इसी चीज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी कंपनी को एक मार्केट के अंदर आना है तो उसको क्या करना होगा? सिंपल, लोगों के अंदर एक ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट करनी होगी, तभी जाकर लोग उस चीज को परचेज करेंगे। सिंपल है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर कोई भी कंपनी, नई कंपनी, स्पेशली चाइनीज कंपनी, डायरेक्ट इस चीज का रिस्क नहीं ले सकती कि वो डायरेक्ट आपके मार्केट में कूदे और डायरेक्ट एज अ फ्लैगशिप या फिर बड़े बड़े फोन्स बनाने शुरू कर दें। यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा होता है उन्हें। क्यों? क्योंकि अगर वो फोन नहीं चले तो वहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी। और दूसरी बात, हमारा इंडिया है मिडिल क्लास फैमिली का, मोस्टली लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। वो लोग प्रिफर करते हैं अपने फोन के जो प्राइसेस है वो 10 से 20 हजार, 25 हजार, मैक्स टू मैक्स 30 हजार तक चले जाए। उससे ऊपर का फोन लेना उनके लिए अफोर्डेबल भी नहीं होता, और वो उनकी जो मेंटेलिटी है वो भी बिल्कुल ऐसी है कि अगर 30-40 हजार का फोन है तो भाई मतलब पैसे बर्बाद कर दिए, आग लगा दिए पैसे में। तो अब ऐसे में अगर आपको इंडियन लोगों के दिल में उतरना है तो आपको ऑब्वियसली इसी प्राइस रेंज के अंदर खेलना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल iQOO का, iQOO जब लॉन्च हुआ उसने डायरेक्ट ही फ्लैगशिप किलर की तरह लॉन्च करा अपने आप को। मतलब डायरेक्ट ही बहुत बड़े बड़े फ्लैगशिप लेवल के फोन उसने डायरेक्ट उतार दिए। अब हालांकि उनका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, मतलब इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैन, जिसके इन्फ्लुएंस से लोग पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। उसके ब्रांड एम्बेसडर होने के बाद भी iQOO को लगभग कोई भी नहीं जानता। मैं जब iQOO Z3 का रिव्यू कर रहा था, उसको लेके अलग अलग जगह जा रहा था, तो मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट सारे लोगों, जितने लोगों से मैं मिला, सब के सब यही पूछ रहे थे कि भाई ये कौन सी कंपनी है, मतलब ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, या फिर इसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जैसे ही मैंने कहा कि ये OnePlus से रिलेटेड है या Vivo से रिलेटेड, अच्छा फिर ठीक है। तो मतलब इतने अच्छे फोन्स लाने के बावजूद भी iQOO का नाम आम जनता के दिल में गया ही नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं लोग। तो यही चीज ना हो, इसी वजह से कंपनी सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करती हैं या फिर सबसे पहले अपने फोन्स लाती हैं मिड रेंज में, ताकि अगर वो प्रोडक्ट फेल हो भी जाता है तो भी उनका उतना ज्यादा नुकसान ना हो। और जो आपने फ्लैश सेल का सिस्टम सुना था ना, ये भी लगभग कुछ वैसा ही है। मतलब कुछ यूनिट्स बनाओ, देखो कि वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद जो अगली यूनिट है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कंटिन्यू रखो। तो फ्लैश सेल का भी कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द रीजन यही होता है। एक तो होता है हाइप बनाने का, दूसरा होता है मार्केट में उसकी परफॉर्मेंस देखने का। अब दूसरा सवाल कि ये कंपनीज इतने बड़े इतने खतरनाक फ्लैगशिप फोन्स इतने कम प्राइसेस में कैसे बना देते हैं? तो यहाँ पर उन चीजों के अंदर कॉस्ट कटिंग करी जाती है जिन पर मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते। कैसी चीजें? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फोन लेना हो, आप क्या देखोगे कि उसके अंदर प्रोसेसर कैसा है, आप ये देखोगे कि उसके अंदर बैटरी कितनी है, आप ये देखोगे कि वो बैटरी कितनी तेज चार्ज हो रही है, आप ये देखोगे उसमें रैम कैसी है, डिस्प्ले कैसी है, अब तो रिफ्रेश रेट क्या है वो भी देखने लगे लोग। तो ये सारी चीजें आप सबसे पहले देखोगे, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, यूज ऑफ मटेरियल कैसा है, उसकी रैम DDR कौन सी DDR की है, उसकी जो स्टोरेज सिस्टम है वो कौन सा है, इन सारी चीजों पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और कंपनीज इसी चीज के अंदर अपनी कॉस्ट कटिंग करती है। तो फिर कंपनीज मिड रेंज से अपना काम खत्म करके मार्केट बना के फ्लैगशिप की तरफ क्यों जाती जा रही हैं? तो यहाँ पर रीजन है पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का। मतलब मैं आपको सिंपल सा समझा दूं कि कोई भी चीज जितनी ज्यादा महंगी होती जाएगी उसकी प्रॉफिट एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी 10 रुपए का कोई फोन बनाती है, वो उसको मैक्स टू मैक्स बेच सकती है 12 से 13 रुपए का। प्रॉफिट कितना? 3 रुपए का, 4 रुपए का मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर वही कंपनी एक फ्लैगशिप फोन बनाती है जिसमें मान लो 25 रुपए लगे हो, तो अब वो उस 25 रुपए वाले फोन को 35, 40, इवन 50 रुपए तक बेच सकती है। प्रॉफिट कितना हुआ? 10, 15 या 20 रुपए, 25 रुपए। जैसे मैं एक और एग्जांपल अगर आपको बताऊं, तो एक गाड़ी अगर आप लेते हो तो मान लो आप 10 लाख रुपए की
गाड़ी लेते हो, आपका दोस्त 20 लाख रुपए की गाड़ी लेता है। अंतर कितना है दोनों में? 10 लाख रुपए का प्राइस में। लेकिन इन दोनों गाड़ियों के अंदर ना तो स्पीड में, ना तो ट्रांसमिशन में, ना ही किसी दूसरे यूज ऑफ मटेरियल में, मतलब इन दोनों ही गाड़ियों में बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंसेस होंगे। क्यों? जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाते हो आपको उसका रिटर्न कम मिलता है, और ये बात एक फैक्ट है। तो यहाँ पर कंपनीज मिड रेंज में घुसती हैं ताकि लोगों के अंदर बातें होनी शुरू हो जाए कि हाँ ये कोई ब्रांड है तो उसका फोन आता है, मैंने यूज करा है, अच्छा होता है। जब ये एक बंदा दूसरे बंदे से कहेगा तो जाकर एक मार्केट, एक चेन क्रिएट होती है, एक ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट होती है ब्रांड के प्रति। उसके बाद वहां पर प्रॉफिट कम करके, काम करके, ब्रांड बना के, उसके बाद ये लोग अपनी ओरिजिनल जो स्ट्रेटेजी होती है, बड़े फोन्स या फिर जो हमारे देश का प्रीमियम टियर है, उन लोगों को ये लोग टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप देखोगे कि Realme का जो GT है वो और Samsung का हम सबसे टॉप एंड फोन उठा लेते हैं S21 Ultra, इन दोनों के अंदर अगर आप नेक टू नेक कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 10 लाख रुपए वाली कार, 20 लाख रुपए वाली कार, बिल्कुल उसी तरह अगर मैं इन दोनों के स्पेक्स की बात करूं तो आपको दोनों के अंदर ही सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है। हाँ, ऑब्वियसली GT के अंदर फुल HD है और S21 Ultra के अंदर आपको क्वाड HD स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन दोनों ही सुपर एमोलेड। इसके बाद दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इवन जो आपका GT है उसके अंदर 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। टच सैंपलिंग रेट मैंने बहुत बार समझा रखा है कि आपका फोन आपके टच पर किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, जितना वो ज्यादा होगा उतना ही गेमर्स के लिए स्पेशली अच्छा होगा। इवन जो मेरे पास आईफोन है इसके अंदर आज भी 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आता है। आपको GT के अंदर एक्टिव कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है। एक्टिव कूलिंग का मतलब वो एक्टिवली जैसे ही फोन हीट करेगा वो काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर सैमसंग के अंदर भी कूलिंग सिस्टम है, लेकिन उसको उन्हें एक्टिव कूलिंग की तरह एडवर्टाइज नहीं करा है। तो यहाँ पर फिर से एक एज मिल जाता है Realme को। इसके बाद GT में आपको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जबकि सैमसंग में आपको केवल 25 वॉट्स की ही फास्ट चार्जिंग मिलती है। अब फास्ट चार्जिंग लॉन्जेटिविटी पर कैसे असर करता है ये मैंने अपनी बैटरी वाली वीडियो में बता रखा है, अगर आपको इंटरेस्ट है आप बैटरी वाली वीडियो हमारी देख सकते हो। इसके बाद बैटरीज भी लगभग दोनों में बराबर है, एक में 4500 mAh, एक में 5000 mAh। स्टोरेज सिस्टम UFS 3.1 का दोनों में है, DDR5 की रैम दोनों के अंदर है। कैमरे में ऑब्वियसली यहाँ पर सैमसंग को कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। 108 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ, काफी अच्छी पोस्ट प्रोसेसिंग के साथ, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के साथ सैमसंग का मुकाबला नहीं कर सकता Realme। यहाँ पर तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात कहूँ तो वो है प्राइस डिफरेंस। अगर मैं एक्सपेक्टेड प्राइस भी बताऊँ तो Realme की जो चाइनीज प्राइस है उसके मुताबिक कहीं 37, 38 के आसपास बन रहा है, लेकिन मान लो 40 to 41, 43, 45 तक भी मान लो 45,000 रुपए में, जो कि नहीं है, इससे कम ही होगा। 45,000, 1,05,000 रुपए। आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। मतलब अगर इसको 40 का भी लेके चले तो 2 Realme खरीदने के बाद भी आपके 25,000 रुपए बचेंगे। अब ये इतना भी सिंपल नहीं है, ये सारा का सारा सैमसंग का प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी अनदेखी प्राइसेस हैं, मतलब Realme ने क्या सेम हार्डवेयर को बना दिया ना, करके दिखा दिया आपको कि हाँ इतने दाम में इतना हार्डवेयर दिया जा सकता है, तो सैमसंग क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आती है कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट की, जो सैमसंग करता है। उसकी वजह से जो ब्रांड वैल्यू बिल्ड होती है उसका लोगों की पर्सपेक्टिव पर असर पड़ता है। अगर आप एक Realme का फोन लेके जाओ किसी के सामने, है इतना महंगा फोन Realme का, अगर आप वहीं पर सैमसंग का कोई फोन लेके जाओ 70-80 हजार का, अच्छा जी दिखाना कैसा फोन है। तो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट का पैसा कंपनी आपसे लेती है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती हैं वो सैमसंग और Realme में जमीन आसमान का अंतर है, और इस चीज के पैसे भी कंपनी आपसे फोन के दाम में ही ले लेता है। इसके बाद अगर आप उनके स्टोर्स की बात करें, वो भी पैसा आपसे ही लिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब लेने के बाद आपको कहीं आप 40-50 हजार का Realme का फोन ले लोगे ना, तो आपको एक अजीब सी इंफीरियर फीलिंग रहेगी। भले ही आप दूसरों को न दिखाओ, लेकिन आपको पता चलता रहेगा यार 40 हजार Realme के फोन के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप 70 हजार का सैमसंग का फोन ले लोगे तो आप मतलब खुशी से पागल हो जाओगे कि यार मतलब ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात हो जाएगी। तो ये भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो मिलती है लोगों को, वो ओवर द ईयर से आती है, और उस चीज को सैमसंग ने कमाया है, और उस चीज का पैसा लेना उसका हक है। तो जितने भी हार्डवेयर Realme ने यूज करे हैं, उन सब को लेने के बावजूद भी, इन सारी चीजों के प्राइसेस को लगाने के बाद, तब जाकर एक फोन की वैल्यू सैमसंग क्रिएट करता है, और उसके ऊपर जो वो प्रॉफिट अपना ऐड करता है वो ऑब्वियसली Realme वगैरह से काफी ज्यादा होता है। और Realme की सबसे बेस्ट बात हम सबको पता है कि उनका जो डिजाइन टीम है वो मतलब इतनी ज्यादा क्रिएटिव है, इतनी ज्यादा क्रिएटिव है कि वो
इंटरनेट पर रहती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये है Realme Book। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये मैकबुक से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है ना, मुझे नहीं लगता। ये दोनों डिजाइन काफी अलग लग रहे हैं मुझे। Realme Pads आ रहे हैं, वो iPad से मुझे कहीं भी नहीं लगता क्लोज भी हैं। Realme के जो बड्स आए हैं वो एयरपॉड्स प्रो से कहीं भी कंपेरेबल नहीं है यार। मतलब डिजाइन टीम ने वाकई में मेहनत करी है, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर सैमसंग, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डिजाइन का भी पैसा लेते हैं। जो उनके डिजाइनर्स बैठे हैं, जो उनके R&D के टीम्स के मेंबर्स बैठे हैं, वो भाई R&D में पैसा जाता है। तो अब आपको पता ही चल गया कि पोको, Realme, OnePlus क्यों वहां पर पहुंच गए। OnePlus ने भी यही चीज करा, फ्लैगशिप किलर की तरह आया, लेकिन अपने आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देने लगा। अब जाकर काफी अच्छी हो चुकी है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ऑनलाइन जो ऑफलाइन स्टोर्स आ गए हैं उनकी क्वालिटी काफी अच्छी हो गई, वहां जाने का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, और सॉफ्टवेयर में हमेशा से वो बेस्ट था। इसके बाद जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो भी अब OnePlus के लिए आ गया है। लोग अगर 50,000 का फोन लेते हैं OnePlus का, तो हाँ मानते हैं कि हाँ होगा यार, OnePlus का है ना, होगा 50,000 का। तो बिल्कुल यही प्लान पोको, Realme और आपका Redmi हो गया, इन सब का भी यही प्लान है कि वो ऐसे ही फ्लैगशिप के उसमें घुस जाएं और अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा दें, और कंट्री के जो प्रीमियम टियर की जो ऑडियंस है उसको वो लोग टारगेट करें। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।